हेलो बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री के लेक्चर में आपका स्वागत है। और ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड्स में और जेई मेंस में जो आपको अगले साल देना है। और इसीलिए ट्रेंडिंग ट्यूटर को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th का पीसीएम कोर्स बिल्कुल फ्री मिलता है। जो किसके लिए है? यस, बिल्कुल आपके बोर्ड्स के लिए, जेई मेंस और एडवांस लेवल पे हम यहाँ पे तैयारी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आई होप आपने 3 लेक्चर्स अच्छे से देख लिए होंगे। आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप जाके पूछ सकते हैं। नोट्स असाइनमेंट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके लिखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स कौन से होते हैं? ठीक है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स होते हैं बेटा जो बहुत ही ज़्यादा कम सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, वेरी वेरी लेस सोल्यूबल, वेरी वेरी लेस सोल्यूबल सोल्ट्स। ठीक है, ऐसे सोल्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा कम घुलते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स। ठीक है जी। अब इनकी हमें सोल्यूबिलिटी देखनी है। अब ये बहुत कम घुलते हैं। ठीक है, सोल्ट्स के केस में देखो, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है भाई, लेमडा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 10⁻³ अपॉन एम। एम क्या होता है? मोलैरिटी। एम क्या होता है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और बेटा सोल्ट्स के केस में जो आपकी मोलैरिटी है, मोलैरिटी क्या बताते हैं? कितने मोल्स सोल्ट के घुले हुए हैं। मोलैरिटी क्या बताएगी? कितने मोल्स, कितने आयंस, कितने मॉलिक्यूल्स आपके सोल्ट के घुले हुए हैं। तो वही सोल्युबिलिटी भी क्या होती है कि कितना अमाउंट हमारा सोल्ट घुला हुआ है। तो इस केस में जो हमारी मोलैरिटी होती है बेटा, वही हमारे किसके इक्वल होती है? सोल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मोलैरिटी की जगह ही हम क्या लिख लेते हैं? सोल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। और ये सोल्युबिलिटी किस में देगा? मोलैरिटी की यहाँ पे यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर में आपको ये सोल्युबिलिटी रिपोर्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो सोल्युबिलिटी को हम लिखते हैं बेटा एस से। सोल्युबिलिटी को जनरली डिनोट किया जाता है एस से। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू क्या आ जाएगी? कापा इंटू 10⁻³ अपॉन लेमडा एम। और ये वैल्यू किस में आएगी? मोल पर लीटर में। ठीक है, मोल पर लीटर में आपको ये वैल्यू मिलेगी। अगर आपको ग्राम में चाहिए, ठीक है, सोल्युबिलिटी अगर आपको ग्राम में चाहिए, इन ग्राम पर लीटर चाहिए, तो बच्चों मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करना आपको आता है ना? मोलैरिटी को, जो आपकी सोल्युबिलिटी है, उसको आप मोलिकुलर वेट से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, जो भी सोल्ट है आपका, जिसको भी आप घोलना चाह रहे हो, जिसका भी आप सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो, ठीक है, उससे आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? अब यहां पे एक टर्म और आती है हमारी, जिसे हम कहते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP इसको बोलते हैं। क्लियर? तो इसको जैसे हमारे पास कोई सोल्ट है AB, अब ये टूटेगा तो किसमें? A++ B-, इसमें इसकी सोल्युबिलिटी S, इसकी सोल्युबिलिटी S। तो अगर मुझे इसका KSP लिखना है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है, तो मतलब जितने भी आयंस हैं उनकी सबकी सोल्युबिलिटी का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। S इंटू एस क्या आएगा? S का स्क्वायर। ठीक है, ये 11th की कुछ बातें हैं जो आपको हो सकता है यहाँ पे काम आ जाए। ठीक, और S से हम क्या बताते हैं? सोल्युबिलिटी। S से हम क्या बताते हैं? सोल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सोल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पे हमारा? कौन ब्रेक हुआ है? AB ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे AB लिख देता हूँ। और ये किस में आएगी? ठीक है, मोल पर लीटर में। यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये किस में आएगी? मोल पर लीटर में।
ठीक है। अच्छा एक बात, लेआउट चेंज हो चुका है ना? लेआउट आपका चेंज हो चुका है, मुझे तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके मेरे को बताओ, ठीक है? आपको ये चीज़ कैसी लगी, ये लेआउट आपको कैसा लग रहा है तो मेरे को कमेंट करके बताओ। चलो, अगर सोल्युबिलिटी निकालनी पड़े तो आपको क्या निकालना है? मोलैलिटी निकाल दो, ठीक है? कंसंट्रेशन आप निकाल दो, कंसंट्रेशन ही आपकी क्या बताएगी? सोल्युबिलिटी बताएगी सॉल्ट के केस में, अगर वो सॉल्ट कैसा है? बहुत ज़्यादा कम घुलने वाला है, ठीक है जी। चलो, अब एक और टर्म है हमारी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अभी आप ना यहां तक देखो, क्या मेरे को पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? अभी क्या हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है? हाँ जी सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें पता है क्या होती है। क्या होता है? अल्फा। क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं सर, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बिल्कुल सही बात। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें बहुत सारे टर्म्स में लिखना आता है, ठीक है? आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के काफ़ी सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हैं अल्फा के, ठीक। अब यहाँ पे अब आगे पढ़ो, इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस, अब हमें इसको कंडक्टेंस के टर्म्स में लिखना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमें किस फॉर्मूले में, इसका जो फॉर्मूला बनाना है वो किसके टर्म में बनाना है बेटा? कंडक्टेंस के टर्म में बनाना है। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस, वो देखो कैसे लिखी जाती है। वो लिखी जाती है कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है। अब कंडक्टेंस कौन सा ले रहे हैं? कोई सा भी ले लो, मोलर कंडक्टेंस ले लो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ले लो, नॉर्मल कंडक्टेंस ले लो, कुछ भी ले लो। फाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देखो फाइनाइट डाइल्यूशन का आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है? कापा वाला फॉर्मूला। फाइनाइट डाइल्यूशन के लिए आपको कापा वाला फॉर्मूला पता है। अगर मैं एम की बात कर रहा हूँ, लैम्डा एम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ तब भी आपको पता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमने लास्ट क्लास में कोलरोश लॉ पढ़ा था, ठीक है? कोलरोश लॉ पढ़ा था ना, वो हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू बता देता है। तो सारी चीज़ें हमें निकालनी आती हैं, ठीक है? तो मैं अल्फा को कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं एम के टर्म्स में ले रहा हूँ, मोलर कंडक्टेंस के टर्म्स में ले रहा हूँ, तो मोलर कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की टर्म में ले रहा हूँ, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सब चीज़ें आपको निकालनी आती है। या नॉर्मल कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कुछ भी चीज़ अगर आपको निकालनी है, या मतलब किसी भी फॉर्म में अगर आपको दिया हुआ है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है? जी हाँ आता है। देखो 2019 का क्वेश्चन है, 2019 जेई मेंस का क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन को रीड करो, 2 मिनट का टाइम, ठीक है? 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट में आपको सॉल्यूशन करना है इसका, और सॉल्यूशन जिसका हो जाए तो वो बेटा कमेंट करेगा, ठीक है? नहीं हो तो भी करना भाई, ताकि पता चले मुझे कितने बच्चे आप पढ़ रहे हो, कितने बच्चों को समझ आ रहा है, और किसको कहाँ पे कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछो, आपके लिए ओपन है कमेंट सेक्शन। और या फिर आप डाउट ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ठीक है? चलो जल्दी से इसको सोल्व करो, चलो, ठीक है? कर लिया होगा ना आपने, वीडियो पोस्ट करके किया करो। देखो लेमडा एम इनफाइनाइट मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हमें किस किस की वैल्यू दी है? NaCl की, HCl की और Na। ए क्या है मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है? Na कोई कंपाउंड होगा भैया, कोई सॉल्ट होगा, ठीक है? कोई एसिड होगा, मतलब बेस होगा, कुछ भी होगा, ठीक है? आपको इसको लोड लेना ही नहीं है सर, ये Na हमने तो पढ़ा ही नहीं क्या, कोई बात नहीं। Na वैल्यू दी हुई है ये। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर Ha, अब ये है कोई एसिड होगा, ठीक है? इज दिस Ha एसिड की कंडक्टिविटी दी हुई है 0.001 मोलर सॉल्यूशन पे 5 × 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर, साइमन पर सेंटीमीटर। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है Ha का। देखो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है Ha का, तो मुझे यहाँ पे लैम्डा एम एट फाइनाइट डाइल्यूशन
अपॉन लेमडा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन चाहिए। किसका चाहिए? एच ए का ही चाहिए। किसका चाहिए बेटा? एच ए का ही चाहिए, दोनों चीज़ें। लेकिन लेमडा एम जो दिया हुआ है हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, वो किसका दिया हुआ है? हमें तो NaCl का दिया हुआ है, HCl का दिया हुआ है, Na का दिया हुआ है। निकालना है हमें Ha का। तो ये चीज़ हमने कोलरोस लॉ में निकालनी सीखी है। ठीक है, ये चीज़ हमने कोलरोस लॉ में निकालनी सीखी है। तो मैं वन बाय वन सारी चीज़ें निकाल लेता हूँ। तो पहले लेमडा एम एट फाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा? कापा इंटू 10⁻³ अपॉन मोलैरिटी। ठीक है, और कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है? 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻3। मोलैरिटी 10⁻⁻3 हो जाएगी। तो ये कितना आया? 10⁻6 -5 1। तो ये आया हमारे पास 50। लेमडा एम इनफाइनाइट सॉरी फाइनाइट हमारे पास कितना आ गया? 50। अब लेमडा एम फाइनाइट वही है, कोलरोस लॉ लगाओ इसके लिए और HA की वैल्यू निकालो। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आ जाएगा। आपको पता है Na+Cl-, तो इसको Na+Na और HCl को ऐड करके हमारा आएगा। ठीक है ना? तो HCl और Na इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 425.9 प्लस 100.5 इन दोनों को ऐड करके NaCl को क्या कर दो? माइनस कर दो। NaCl का कितना है? 126.4। ठीक है जी, ये आप डायरेक्ट कर रहे हो या आपको इक्वेशन लिख के करना है? इक्वेशन लिख के करो, वो थोड़ा सा, क्योंकि ये सारा का सारा रफ वर्क है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, 2019 का मेंस का क्वेश्चन है। अगर आपका CBSE में आता है तो आप पूरा का पूरा सोल्व करके दिखाओगे। ठीक, तो इनको ऐड करके कितना आ रहा है? ठीक है, 425.9 प्लस 100.5 ये कितना आ जाएगा? 526.4 माइनस 126.4। ठीक है, तो ये आ गया 400। कितना आया? 400। वैल्यू डाल देते हैं। 50/400, 1/8। 1/8 मतलब 0.125। अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारा कितना आया? 0.125। अब मेरे को कमेंट करके बताओ आपका भी यही आया है क्या? ठीक है, अब ये चीज़ें देखो रफ वर्क हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको करनी है मेंस के हिसाब से। अगर आपको CBSE में आता है, CBSE में आता है तो आपको पूरा का पूरा डिटेल में इसको करके आना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा गैल्वेनिक सेल। ठीक है, देखो हमने, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि, चलो यहीं पे बता देता हूँ इसी स्लाइड पे, फिर डिलीट कर देंगे। हमने बात की थी 3 चीज़ें होती हैं इस चैप्टर में: कंडक्टेंस, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल आएगा, और इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये 3 चीज़ें थी। ये वाला पार्ट हमारा डन हो गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा डन हो गया है। जो भी बुक आप प्रेफर करते हो बोर्ड्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, JEE मेंस के लिए, आप कंडक्टेंस के क्वेश्चन उठाओ और उठा के सोल्व कर लो। क्लियर है? कंडक्टेंस वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया है। मींस 33.33% चैप्टर आपका खत्म हो गया। 1/3 चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल। 2 से 3 दिन के अंदर मैं गैल्वेनिक सेल भी खत्म करा दूंगा बेटा। अब लेक्चर आएंगे जल्दी, क्योंकि मुझे कुछ ना, ठीक है, कुछ फैमिली इमरजेंसी थी, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, फैमिली में मेरी मदर की हेल्थ को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसके कारण मैं लेक्चर नहीं ले पा रहा था। तो अब आपके लेक्चर्स आएंगे कंटिन्यू। बच्चों के बीच में डर भी हो गया था कि पता नहीं सर लेक्चर पूरे लेंगे भी या नहीं लेंगे, कोर्स पूरा करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो 100% आपका कोर्स पूरा होगा। ठीक है, उस चीज़ की टेंशन मत लेना। तो चलो गैल्वेनिक सेल स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस वाले पार्ट पे पहुंचेंगे। हार्डली आपके 5 से 6 लेक्चर में मैं ये चैप्टर आपका ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलो जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल। देखो एक टर्म आती है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस।
इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस वो होती है बेटा जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनके बीच में क्या होता रहता है? इंटरचेंज होते रहते हैं ये। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। कोई नहीं पूछेगा आपसे, डिफाइन करना आ जाए तो लिख देना भैया, जो प्रोसेस, दोज प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सेल। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सेल। अब सेल क्या होता है? सेल भैया एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, द डिवाइस इन विच द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर, देखो हमने क्या कहा अभी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अरे भैया, अब ये प्रोसेस कहीं ना कहीं तो हो रही होगी ना, किसी ना किसी चीज़ में तो होगी, ये किसी ना किसी अपरेटस में होगी। तो जहाँ पे, ठीक है, जिस डिवाइस में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं, उस डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल। ठीक है जी, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब जो सेल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, सेल हमारे दो तरह के हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसी को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। अब ऐसा क्यों? अब भैया दो प्रोसेस हो रही है ना, है ना? एक प्रोसेस क्या है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एक प्रोसेस क्या है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब दो के लिए अलग अलग टाइप के होंगे सेल। ठीक है, अब एक ही सेल के अंदर दोनों काम तो नहीं हो रहे होंगे, है ना, खिचड़ी पक जाएगी। तो कुछ चीज़ें जिसमें, कुछ सेल्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होंगे? इसका उल्टा, जिसमें केमिकल एनर्जी, ठीक है, जिसमें क्या होगा? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है? बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। भैया केमिकल वर्ड से समझ जाना, ठीक है, केमिकल वर्ड से समझ जाना, केमिकल मींस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, देखो गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इसमें क्या होगा? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा,
ये स्पॉन्टेनियस सेल होता है, इट इज स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस सेल का मतलब क्या है, मीन्स इसका डेल्टा जी जो क्लास 11th में पढ़ा था, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, ज़ीरो होता है। एंड ऑल्सो रिवर्सिबल, एंड ऑल्सो रिवर्सिबल होता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा डैनियल सेल, जो आपको पढ़ना है, ठीक है, डैनियल सेल। अब डैनियल सेल मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ, डिटो डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। ये है हमारा डैनियल सेल। अब देख लो क्या क्या है इसमें, भैया दो आपको हाफ सेल दिखाई दे रहे हैं। हाफ सेल मतलब ये एक कंटेनर है, इसमें ये एक इलेक्ट्रोड है, इसको हम बोलते हैं एक हाफ सेल, ठीक है। ऐसे ही ये आपको एक दिखाई दे रहा है, ये दो क्या हैं, हमारे हाफ सेल्स हैं। क्लियर हो गई बच्चे बात, ठीक है। तो ये क्या थे, हाफ सेल्स थे। अब इनके अंदर ये क्या लगे हुए हैं, ये क्या हैं, हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। इतनी बेसिक चीज़ें आपको पता है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो मेटल मेटल, अब इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन ना बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं बेटा वो क्या होता है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड होते हैं। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण ऐसा हो गया था। तो हाँ, हम क्या थे यहाँ पे, ये क्या है, इलेक्ट्रोड हैं। हम बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा था यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड ना बहुत तरह के हो सकते हैं, हम जो यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, इसमें जो यूज़ किया हुआ है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड यूज़ किया हुआ है। मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ठीक है, मीन्स जौन सा हमने मेटल लिया है उसी मेटल का हम सॉल्यूशन लेते हैं। जैसे अगर ये हमारा कंटेनर है, जिस मेटल का ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिस मेटल का ये इलेक्ट्रोड है, मेटल एम अगर ये इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे इसी मेटल के आयन का क्या लिया जाएगा, सॉल्यूशन लिया जाएगा। यहाँ पे इसी मेटल के आयन का सॉल्यूशन लेंगे हम, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। समझ आया। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, हमने ये रोड कौन सी ली, जिंक रोड ली, जिंक रोड ली है, तो जिंक का ही सॉल्यूशन लेंगे। ZnSO4 का हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, ZnSO4 क्या लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइट लिया। अगर हमने कॉपर की रोड ली है, तो हम कॉपर का ही क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, USO4 का हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया। तो सिमिलर अरेंजमेंट हमारा यहाँ पे है। जिंक की रोड है, ठीक है, देखो जिंक रोड है, तो सॉल्यूशन भी, इलेक्ट्रोलाइट भी कौन सा है, जिंक का ही सॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं बेटा मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और दूसरे हाफ सेल में देखो, इधर कॉपर की रोड है, कॉपर का ही क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है, ठीक है जी। कॉपर की रोड है, कॉपर का ही क्या लिया है, सॉल्यूशन लिया है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया है V वोल्ट से। क्लियर। एक रोड हमारी क्या है, नेगेटिव है, एक रोड हमारी क्या है, पॉजिटिव है। एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। जो नेगेटिव है बेटा उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो पॉजिटिव है उसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। एनोड कैथोड की कंफ्यूजन मैंने आपकी पहले ही क्लियर कर दी थी। अब बीच में एक अरेंजमेंट लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं सोल्ट ब्रिज, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सोल्ट ब्रिज। अभी पता लग जाएगा आपको सोल्ट ब्रिज किस लिए यूज़ होता है। चलो इसकी थोड़ी सी वर्किंग देखते हैं, होगा क्या। देखो भैया, आपको पता है
नेगेटिव पे कौन कनेक्टेड है? जिंक है, जिंक रोड को हमने नेगेटिव बनाया हुआ है। नेगेटिव पे, नेगेटिव को हम क्या बोल रहे हैं? एनोड। नेगेटिव को हम क्या बोल रहे हैं? एनोड। एनोड पे क्या होता है हमेशा? ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है? जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा भैया? Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा बनेगा। तो ये हमारी क्या आ गई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ गई एनोड के ऊपर। ठीक है, ये हमारी क्या हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन आई एनोड के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा काम? ये जिंक रोड से ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो इलेक्ट्रोड किसका है? जिंक का है। ये Zn2+ आयन बन के नीचे गिरता रहेगा। और जो ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऐसे मूव कर जाएंगे यहाँ से पॉजिटिव की तरफ। भैया इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें सॉल्यूशन में Zn2+ आता जा रहा है। सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है बेटा? Zn2+ हमारा इकट्ठा होता जा रहा है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, यहाँ पे Zn2+ ये हमारा इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है जी, एनोड हाफ सेल हमें समझ आ गया। एनोड हाफ सेल हमें समझ आ गया। दोबारा देख लो, नेगेटिव से कनेक्टेड है उसे एनोड बोलते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो मींस एनोड किसको बनाया गया है? जिंक को एनोड बनाया है। तो जिंक क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जिंक जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? Zn2+ में। Zn2+ अब यहाँ किस में आते जाएंगे? सॉल्यूशन में आते जाएंगे। Zn2+ कहाँ इकट्ठे होते जाएंगे? सॉल्यूशन के अंदर इकट्ठे होते जाएंगे। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपना पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। जब ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आए। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? CuSO4 सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें Cu2+ होगा और SO4 2- होगा। बोलो, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है? Cu2+ बैठा हुआ है। Cu2+ बैठा हुआ है। अब जब ये Cu2+ यहाँ पे बैठा है, कहाँ पे? कैथोड पे। सॉरी देखो, पॉजिटिव किसको बनाया है? पॉजिटिव का मतलब कैथोड, और कैथोड पे क्या होती है बेटा? रिडक्शन होती है। कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड में हमारे पास CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट है। CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट है। CuSO4 में क्या होगा? Cu2+ और SO4 2-। अब ये जो Cu2+ होगा, ये Cu2+ जो दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है, जिंक से, उनको गेन करके किस में कन्वर्ट होता जाएगा? Cu में कन्वर्ट होगा, मेटल में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, मींस यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ है वो दो इलेक्ट्रॉन लेगा, और दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या होता जाएगा? कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉपर में कन्वर्ट जैसे होता जाएगा, ये इस रोड पे चिपकता जाएगा। कॉपर मेटल आपको यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा। मींस थोड़े टाइम के बाद ये कैथोड वाली रोड जो है ये मोटी होती जाएगी, और इस रोड से, जिंक वाली रोड से, जिंक आयन क्या हो रहा है? जिंक आयन बाहर निकल रहा है, सॉल्यूशन में एंटर कर रहा है। सॉल्यूशन में एंटर कर रहा है तो धीरे धीरे ये जिंक की रोड क्या होगी? पतली होती चली जाएगी। धीरे धीरे जिंक की रोड क्या होगी? पतली होती चली जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है। तो हमारी दो रिएक्शन कौन कौन सी हुई? ये ये रिएक्शन तो एनोड पे हुई, एट एनोड। ठीक है, और ये रिएक्शन हमारी कहाँ हुई? कैथोड पे, एट कैथोड। सिंपल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही काम हमने किया है। ठीक है जी, क्लियर है? अब देखो, अब ये सॉल्ट ब्रिज को समझो।
ठीक है, अभी आपके मन में डाउट था कि सोल्ट ब्रिज का क्या होगा। यार अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा Zn2+ इकट्ठा होता जा रहा है, Zn2+ इकट्ठा होता जा रहा है, देखो सॉल्यूशन में भी है और रोड से भी आ रहा है। और यहाँ पे ये CO2+, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रोड पे चिपक जाएगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास सॉल्यूशन में भैया, ये तो CO2+ तो कन्वर्ट होता जा रहा है, CO2+ तो किस में बनता जा रहा है, Cu में। ये तो बैठा हुआ है SO4 2-, इसका तो नहीं हुआ ना कुछ। तो SO4 2-, हमारा एक साइड हमारा SO4 2- रह गया और एक साइड हमारा क्या रह गया, मतलब यहाँ पे SO4 2- की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी और यहाँ पे Zn2+ की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। मतलब एक साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है और एक साइड हमारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है, कॉपर तो क्या होगा, CO2+ तो स्टिक कर जाएगा भाई, CO2+ तो क्या कर जाएगा, इस पे चिपक जाएगा जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये इलेक्ट्रॉन मजे से यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे हैं बेटा, ये अब क्यों जाएंगे भाई वहाँ पे, ये नीचे नहीं आएंगे। इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव के पास जाना है, इसको मतलब थोड़ी है कौन सा पॉजिटिव कहाँ से मिल रहा है। जब यहाँ पे सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जा रहा है तो फिर ये ऊपर थोड़ी जाएंगे, ये तो नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाएंगे तो आपकी सेल की वर्किंग खत्म हो गई, सर्किट आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा ना हो, ये चार्जेस का एक्यूमुलेशन ना हो, इसी के लिए हमने लगाया होता है यहाँ पे सोल्ट ब्रिज। इसी के लिए यहाँ पे क्या लगा होता है, सोल्ट ब्रिज। अब सोल्ट ब्रिज में भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सोल्ट ब्रिज में भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनकी आयनिक मोबिलिटी सेम होती है, मींस जिनकी चलने की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा तो इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, नेगेटिव आयन आएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन आएगा, इधर कौन आएंगे बेटा, नेगेटिव आयंस आएंगे। इधर कौन आएंगे, नेगेटिव आयंस आएंगे, ताकि इस पॉजिटिव को क्या कर सके, बैलेंस कर सके और आउटर सर्किट में हमारा इलेक्ट्रॉन जा सके। और इधर जैसे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा तो इधर कौन से आयंस आएंगे, हमारे पॉजिटिव आयंस आएंगे। कौन देगा, कौन देगा भाई, सोल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा। सोल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी आयंस में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव आयन पॉजिटिव वाले की साइड जाएंगे और पॉजिटिव आयन नेगेटिव वाले की साइड जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल है भैया। अगर किसी को दिक्कत आ रही है थोड़ा सा रिपीट करो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। सिंपल कुछ नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन है एक, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दो, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है, ये चीज होती है। तो चलो अब वन बाय वन हम सारी चीजें लिख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डैनियल सेल, कंपोनेंट्स ऑफ डैनियल सेल। अच्छा एक चीज़ और बता दो भैया, स्पेलिंग वेलिंग ना आप देख लेना, स्पेलिंग में मैं थोड़ा हाँ जल्दी जल्दी लिखते लिखते स्पेलिंग का ध्यान नहीं रखता इतना। पहला लिखो सोल्ट ब्रिज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बढ़िया। ठीक है, सोल्ट ब्रिज एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसी का इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो देखो सोल्ट ब्रिज में क्या होता है, सोल्ट ब्रिज में भैया ब्रिज है, रास्ता है, इसके लिए आयंस की मोबिलिटी के लिए, आयंस के चलने के लिए, ताकि यहाँ पे कंसंट्रेशन एक साइड किसी भी आयन की ज़्यादा ना हो। तो इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक जेल बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं अगर अगर जेल। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, अगर अगर जेल। इन दोनों से एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना दी जाती है। ठीक है, इन दोनों से क्या किया जाता है, ये एक सेमी सॉलिड पेस्ट की तरह काम करता है, सेमी सॉलिड पेस्ट की तरह ये हमारे पास होता है। और इस सेमी सॉलिड पेस्ट से ही हमारा सॉल्ट बना होता है। सॉल्ट इज मेड अप ऑफ दिस, इसी का हमारा क्या होता है, सॉल्ट बना होता है। अब ये करता क्या है, ठीक है, क्या काम है इसका, इट कनेक्ट्स, इट कनेक्ट्स एनोड हाफ सेल
एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल। ये एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है। और इसमें जर्नली हम क्या करते हैं, इसमें जर्नली हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं। अगले पेज पे ही लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर यूज्ड, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों यूज किए जाते हैं, ठीक है। इनकी ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल में आप लिख लो, KCl लिख लो, KNO3, ठीक है। KCl हो गया, KNO3 हो गया, ठीक है। जो भी हो गया आप लिख लेना। अब जैसे अगर मैं KCl का एग्जांपल लूँ, अगर मैं आपको बताता हूँ KCl का एग्जांपल लें, चलो जी आओ देखो एक बार। अगर हमने यहाँ पे KCl ले लिया तो KCl में K प्लस और Cl माइनस है। अब K प्लस इधर चला जाएगा नेगेटिव वाले की तरफ, SO4 की तरफ, तो वहाँ पे K2SO4 बन जाएगा। एक टाइम पे K2SO4 बनता रहेगा और यहाँ पे ZnCl2 बनता रहेगा भैया, क्योंकि Zn के पास क्या आ जाएंगे, Cl माइनस आयन आएंगे, ये आपस में मिलकर ZnCl2 बना लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है भैया। आके इसने क्या करी है, आके इसने करा गया है, Zn की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, कम कर दिया। इसने क्या करा, के प्लस ने यहाँ पे आगे SO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, कम कर दिया। नहीं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता और एक साइड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सॉल्यूशंस तैयार हो जाता है। तो ये अच्छा सा डायग्राम आपको बना के आना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्लियर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोलाइट में, ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनमें आयनिक मोबिलिटी होती है वो बराबर होती है। आयनिक मोबिलिटी मतलब आयंस के चलने की स्पीड, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन इज इक्वल। कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, सेम होते हैं, मतलब सेम स्पीड से भागते हैं। लिख देता हूँ, आयंस की चलने की स्पीड, कितनी तेज आयन भागेगा, मतलब स्पीड ऑफ कैटायन और स्पीड ऑफ एनायन क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट समझ आ गया, सोल्ट ब्रिज। दूसरा कंपोनेंट, इसमें और क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, या इन्हें बोलो हाफ सेल, ठीक है। अब हाफ सेल ये क्या होते हैं, हाफ सेल ये क्या कर रहा है, देखो इलेक्ट्रोड यहाँ पे कर क्या रहा है, ये एक इलेक्ट्रोड है, वायर से ऊपर कनेक्टेड है, ये आउटर सर्किट है, ठीक है। एक चीज़ दिखाऊं, ये यहाँ पे हम्म, ये जो है, ये है बेटा आपका आउटर सर्किट। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं, आयंस यहाँ पे भी तो जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी तो जा रहा है, इधर भी तो सोल्ट ब्रिज से भी तो आयंस आ रहे हैं, है ना। ये है आपका इनर सर्किट, दो सर्किट होते हैं। अब इनको आपस में कनेक्ट कौन कर रहा है, नीचे वालों को और ऊपर वालों को कौन कनेक्ट कर रहा है भाई, इलेक्ट्रोड, है ना। तो यही काम होता है इलेक्ट्रोड का, कि इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, आउटर सर्किट और इनर सर्किट को, इनर सर्किट क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट, आउटर सर्किट क्या है आपका, जो इलेक्ट्रोड्स आपके वोल्टेज से कनेक्टेड हैं, आउटर सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है। तो उनको ये कनेक्ट करते हैं। इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस कनेक्ट आउटर सर्किट एंड इनर सर्किट। इनर सर्किट क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उसमें भी क्या है बेटा, आयंस प्रेजेंट हैं, और आयंस चलेंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है। और कनेक्ट करता है, दूसरा चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है ना, एंड इसी में लिख लेते हैं, एंड ट्रांसफ़र
इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम, आउटर सर्किट और इनर सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। अब देखो थोड़ा सा मैं और बताता हूँ आपको, वैसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड और एक हमारे नॉर्मल से इलेक्ट्रोड। अब इन दोनों का फंक्शन तो सेम है, ठीक है, फंक्शन दोनों का ही सेम है, चाहे नॉर्मल का हो, ठीक है, चाहे इनर्ट का हो, काम तो इन दोनों का एक ही है, ठीक है, जो ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन फिर क्या होते हैं, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं वो केमिकल प्रोसेस में पार्ट नहीं लेते, ठीक है, डज नॉट पार्टिसिपेट, डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस में पार्ट नहीं लेते, ठीक है, ये केमिकल प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, ठीक, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपकी थ्योरी बनती जा रही है भैया, नोट्स आपके बनते जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, इन जनरली हम यहाँ पे आपको बता भी दिया है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। चलो अब हम लिखने सीखते हैं सेल रिएक्शन, ठीक है, हम लिखनी सीखते हैं सेल रिएक्शन। तो देखो जैसे हमारा एग्जांपल क्या था, डैनियल सेल, हमारा एग्जांपल क्या था, डैनियल सेल। डैनियल सेल में एक एनोड के ऊपर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एट एनोड, एनोड पे हमारी रिएक्शन क्या हो रही है, जेड एन सॉलिड गिव्स Zn2 प्लस, फिर ये एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, Cu2 प्लस, जो एक्वस में है इलेक्ट्रोलाइट का, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और मेटल पे स्टिक कर जाता है, ठीक। अब सेल रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी, सेल रिएक्शन क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे इन दोनों को लिखोगे तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन होगी, अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ठीक है। तो ये है हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन, ये है हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन। मैं इसको नीचे लिखता हूँ, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अब यहाँ से Cu2 प्लस इसमें जा रहा है, Cu में, जीरो में, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, रिप्रेजेंटेशन सीखो।
ठीक है, आधी चीज़ें तो आपकी यहीं पे सोल्व हो जाएंगी। जैसे एनोड हाफ सेल, एक साइड लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, एनोड हाफ सेल, फिर ये दो लाइंस लगाते हैं, ठीक, फिर इधर कैथोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। अभी जो दो लाइंस हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं आपके सोल्ट ब्रिज को। ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, सोल्ट ब्रिज। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, सोल्ट ब्रिज। अब देखो एनोड, एनोड पे क्या होती है, एनोड पे क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन होती है। ठीक, चलो मैं पहले दोबारा से ये रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, दोबारा से ये रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं और आपको रिप्रेजेंट करके हम दिखाते हैं। एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, Zn2+ में। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में। तो हमें एनोड हाफ सेल लिखना है सबसे पहले। तो इधर हम ये लो, सोल्ट ब्रिज हमारा बन गया। ठीक है, एक साइड एनोड आ जाएगा, एक साइड कैथोड आ जाएगा, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। अब एनोड हाफ सेल में यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो देख लो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, रिएक्शन के अंदर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। जिंक किस में ऑक्सीडाइज हुआ है, Zn2+ में। जिंक किस में ऑक्सीडाइज हुआ है, Zn2+ में। तो Zn सॉलिड, एक लाइन, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, Zn2+ एक्वस। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ इसकी कंसेंट्रेशन लिखी जाती है। कुछ ना कुछ तो कंसेंट्रेशन होगी इलेक्ट्रोलाइट की, वो लिखी जाती है। फिर आ जाओ कैथोड में। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन में अब किसका रिडक्शन हुआ हुआ, Cu2+ का रिडक्शन हुआ। Cu2+ किस में रिड्यूस हो गया, Cu में। तो Cu2+ एक्वस, और एक्वस की यहाँ पे फिर से क्या आएगी, कंसेंट्रेशन, देन Cu। तो ये हमारी क्या होती है, सेल की रिप्रेजेंटेशन होती है। ऐसे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूँ, जैसे कंसंट्रेशन लिख के बता देता हूँ मैं, कोई भी कंसंट्रेशन ले लो। Zn सॉलिड, Zn2+ एक्वस 1 मोलर, देन सॉल्ट ब्रिज Cu2+ एक्वस 1 मोलर, और इसमें रिड्यूस होगा Cu सॉलिड में। तो ये हमारा सेल को लिखने का तरीका होता है। यहीं से हमें पता चल जाएगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, कौन कौन से हमने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हुए हैं। ठीक है जी, क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और मैं देता हूँ आपको, और पॉज करके आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे। क्लियर, Fe solid plus Sn2+ aqueous give Fe2+ aqueous प्लस Sn solid। कंसेंट्रेशन मत लिखना, कंसेंट्रेशन की जगह खाली छोड़ देना। ठीक है, आप जस्ट क्या करो, सेल रिएक्शन, सेल की रिप्रेजेंटेशन करो इस रिएक्शन में। तो स्टेप क्या होता है, सबसे पहले पहचानो किसका रिडक्शन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। Fe2+ में कन्वर्ट हो गया, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। Sn2+ Sn में कन्वर्ट हुआ, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन हुआ है तो मीन्स ये किधर है, कैथोड पे। रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। मीन्स एनोड पे हमारा कौन सा है, आयरन वाला सेल है। ठीक है, Fe हमारा एनोड है, Sn हमारा क्या है, कैथोड है। तो एनोड पहले लिखते हैं, लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है, एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, Fe सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2+ में। ठीक है, देन सॉल्ट ब्रिज, कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता, हमने नहीं लिखी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ सेल लिखना सीख रहे हैं। Sn2+ एक्वस इसमें रिड्यूस हुआ, Sn में। ठीक है जी, क्लियर है। या इसका उल्टा भी आपके पास आ सकता है, इसका उल्टा भी आपको करना आ सकता है भाई।
जैसे आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे और उससे आपको सेल रिएक्शन लिखनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल Cu सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस Ag प्लस एक्वस Ag सॉलिड। ठीक है, Ag सॉलिड। अब हम कहते हैं राइट सेल रिएक्शन, राइट सेल रिएक्शन। अब आपको सेल की रिएक्शन लिखनी है यहाँ से। तो भैया आपको ये पता है ये हिस्सा क्या है, एनोड का है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स Cu ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, लॉस किया होगा। तो एनोड पे मेरा क्या होगा, Cu gives Cu solid gives Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे ये हमारा क्या है, कैथोड है। कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स Ag ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि एक चार्ज है, तो Ag में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब हमें इनकी लिखनी है सेल रिएक्शन। अब हमें इनकी क्या लिखनी है, सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन हमें लिखनी है। लेकिन मैंने जैसे यहाँ पे भी पहले भी आपको बताया, इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे दो हैं ऊपर और नीचे क्या है, एक है। तो नीचे वाली इक्वेशन को हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉपर सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस एक्वस गिव्स Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। तो ये हमारे सेल की क्या हुई, रिएक्शन हुई। ठीक है, ये हमारे सेल की क्या हुई, रिएक्शन हुई। तो आई होप आपको गैल्वेनिक सेल समझ में आया। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखी जाती है, रिएक्शंस कैसे लिखी जाती हैं एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर, ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। ठीक है बच्चे, तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ। फिर हम इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना मत भूलना भाई। ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी है शेयर करो, सब्सक्राइब करो।